हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचपी स्टडीज एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन, जिसमें आज हम सभी बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वी डेली डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स विच आर सपोज टू आस्क इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई एवरी डे से दिस कि न्यूज़पेपर पढ़िए और हमारे सेशंस के साथ ज़रूर क्वेश्चंस को आप अटेंड करें ताकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो कि करंट अफेयर्स के सवालों से कैसे टैकल करना है। अभी जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको पता ही है, बताया गया है कि जो क्लास 3 का पेपर 1 सेक्शन रहेगा उसमें अराउंड 30 मार्क्स जो हैं आपके केवल मात्र करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इट शोज द वेटेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर स्टूडेंट्स मेड द हैबिट टू रीड एवरी डे। और चलिए अब शुरू करेंगे आज का सेशन। ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज आपकी क्लास आज लाइव नहीं हो पा रही है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सेशन आपका नहीं होगा, सेशन जरूर रहेगा और जरूर आप तक करंट अफेयर के सवाल पहुंचेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरुआत करेंगे जस्ट टू मेक यू अवेयर अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें एचपी जेबीटी एग्जाम, एचपी पटवारी एग्जाम, एचपी टीजीटी एग्जाम और एचआरडीसी कंडक्टर एग्जाम्स के कोर्सेज सम्मिलित हैं, शामिल हैं। और सभी कोर्सेज पे कोर्स जो हैं ऑफर्स भी आपको उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज में बेसिकली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स हिंदी अंग्रेजी में उपलब्ध रहेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स वीकली लाइव डाउट सेशन के माध्यम से हम आपके साथ कनेक्ट भी रहेंगे। सो अवेल द अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज भी है जिसमें एचपी सब इंस्पेक्टर, एचआरडीसी कंडक्टर एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज है। एचपी सब इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट इंक्लूड रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और जस्ट 199 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर मैं एचआरडीसी कंडक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज की बात करूं, 5 टेस्ट इसमें इंक्लूड रहेंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में, जस्ट ₹99 में आप अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप जाइए प्ले स्टोर पे, निम्बस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। फर्दर आप जो है निम्बस करियर एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, साइन अप ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर डालिए, कंटिन्यू बटन प्रेस कीजिए। फर्दर सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपके समक्ष होगी जिनके माध्यम से आप अपने घर बैठ के ही तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे आज के सेशन के पहले सवाल की। पहला सवाल है, विच कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम सऊदी अरेबियाज न्यू ई वीजा सिस्टम? जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, द फिलीपाइंस एंड इंडोनेशिया। Second, Jordan, UAE, Egypt, Saudi Arabia, Qatar and Bahrain. C, Jordan, UAE, Egypt, Turkey, Pakistan and Malaysia. And D, Jordan, UAE, Egypt, China, Russia and UK. तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस सवाल का? जल्दी से आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। ध्यान से पढ़ने हैं प्रश्न को। सऊदी अरेबिया की नई ई वीजा प्रणाली, जिसके माध्यम से आप QR कोड के माध्यम से भी जो है वीजा फैसिलिटीज का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो पहला सवाल है, आंसर करिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ही अनाउंस किया है ऑफिशियली स्टॉप्ड इश्यूज वीजा स्टिकर्स एंड रिप्लेस देम विद ई वीजाज इन 7 कंट्रीज। According to the Saudi Foreign Minister, the decision to issue a visa with QR code came into effect from May 2023 और इसके माध्यम से जो 7 देश बेनिफिशियल हैं उसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपाइंस एंड इंडोनेशिया शामिल हैं। भारत भी इसका बेनिफिशियरी रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया एंड वी हैव अ वेरी गुड टर्म्स विद सऊदी अरेबिया। अगर हम पिछले 1-2 डिकेड्स की बात करें, हमारे अच्छे संबंध भी रहे हैं। इसके अलावा बहुत से अदर जो गल्फ नेशंस हैं उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ेगा। ई ट्रांजैक्शन जो है उसको भी प्रमोशन मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ थाईलैंड? बाहत, डोंग, रुपया, रिंगित। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ थाईलैंड? हाँ जी, न्यूज में रहा है अभी रिसेंटली ही, ऑफिशियल करेंसी ऑफ थाईलैंड खबरों में रही है। तो सवाल का आंसर करिए। बाहत, डोंग, रुपया और रिंगित। क्वेश्चन नंबर 2, थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा। सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन ए
बहात जो है आपकी आधिकारिक करेंसी है थाईलैंड की। और अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो द बहात इज अ मॉनेटरी यूनिट फॉर थाईलैंड, जिसका ओरिजिन हुआ था 1902 में। 1902 से ही ये करेंसी रही है। थाई बात इसको बोलते हैं, ऑफिशियल करेंसी ऑफ थाईलैंड। एंड थाई बात जो है लीगल करेंसी भी है ऑफ द किंगडम ऑफ थाईलैंड। तो इसी से संबंधित मामला रहा है, खबरों में रही है। और अभी थाईलैंड सेंट्रल बैंक ने, जो द बैंक ऑफ थाईलैंड है, उसने ऑथराइज किया है ऑल मिंटिंग ऑफ थाई कॉइन्स एंड प्रिंटिंग ऑफ थाई बैंक नोट्स। तो इसी से संबंधित न्यूज अभी रिसेंटली रही है, इंपॉर्टेंट है। कई बार करेंसी ऑफ पर्टिकुलर नेशन पूछ लेते हैं, ठीक है जी, या इससे संबंधी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो वो भी न्यूज में पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित इंडो थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। 35वें इंडो थाई कॉर्पोरेट में किन जहाजों ने भाग लिया था? इनमें से किस जहाज ने बेसिकली पार्टिसिपेशन किया था, यह आपको बताना है। INS विक्रांत एंड HNMC थोनबुरी, INS केसरी एंड HTMC साइबुरी, INS चेन्नई एंड HTMC और INS कोची एंड HTMC पट्टानी। तो आंसर देंगे स्टूडेंट आप INS विक्रांत, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इन सभी ऑप्शंस को। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारतीय थाईलैंड थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट। तो आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट बेसिकली कहते हैं इसको, कॉर्पोरेट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन बी, इंडियन नेवी की तरफ से अभी रिसेंटली भारत और रॉयल नेवी जो है आपकी थाईलैंड की, इनके बीच 35th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये प्रोमिनेंट आपकी नेवल एक्सरसाइज होती है थाईलैंड आर्मी के साथ। देखिए, थाईलैंड की बात करें, भारत की बात करें, इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बोथ नेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज ट्राइंग की बायलेटरली भी जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी अपनी स्ट्रांग करें, साथ ही साथ मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे एशियान जैसा ग्रुप है उनके माध्यम से भी अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथ जो है स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट इंडियन ओशन रीजन में कर पाए, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ चाइना। ऑलराइट, और ये सभी देश जो हैं चाइना से को पसंद नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की एक्सरसाइजेस कहीं ना कहीं प्रेशर तो डालती हैं। तो भारत की तरफ से जो है INS केसरी एंड HTMS साइबुरी जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं 35th इंडो थाई कॉर्पोरेट में। मुझे कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स कि इसका पहली दफा आयोजन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो है कि मैरीटाइम लिंकेज दोनों देशों के बीच बननी चाहिए, चाहे वो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से बात करी जाए या फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी कंसर्न की बात हो। दोनों ही तरीकों से जो है कहीं ना कहीं नेवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स रिक्वायर्ड टू डू एज per the Harit Sagar Guidelines 2023? Generate more renewable energy, reduce carbon emissions, implement environment friendly practices, and D, all of the above. हरित सागर दिशा निर्देश 2023, हरित सागर दिशा निर्देश। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस सवाल का? आंसर करना है, ऑप्शन सभी समक्ष है आपके। जनरेट मोर रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस कार्बन एमिशंस, इंप्लीमेंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन। नाउ क्यों खबरों में रहा उस पर बात करेंगे। सो जो मिनिस्ट्री है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इंट्रोड्यूस किया है हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023।
जिसका ऑब्जेक्टिव है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हमारी पोर्ट इंडस्ट्री, भारत की जो पोर्ट इंडस्ट्री है वो भी फॉलो करे और अचीव करने में कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता दे। लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल and these guidelines aim to revolutionize port development operation and maintenance while contributing to fulfilling Prime Minister Modi's पंच अमृत कमिटमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लगातार भारत के पोर्ट्स बिल्ट हो रहे हैं, लगातार हम अपने सी शोर्स में हर प्रकार की जो फैसिलिटीज है मुहैया करा रहे हैं, चाहे वो सर्विलेंस की कंटेक्स्ट में बात हो, सेफ्टी कंटेक्स्ट में बात हो, सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में बात हो, हर प्रकार से जो है भारत के पोर्ट्स बेहतर हो रहे हैं, या ट्रेड कॉमर्स की बात हो। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। Which port received the award for the best absolute performance for the year 2022-23? दीन दयाल पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पैरादीप पोर्ट और कामराज पोर्ट, कामराजार पोर्ट। इट इज बेसिकली द नेम। तो आंसर करिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, अक्सर यहां से संबंधित ज्योग्राफी में आपके कई बार प्रश्न पूछा होगा और अभी न्यूज आई है इससे रिलेटेड, तो आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब आपकी स्क्रीन पे है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, Which port received the award for the best absolute performance for the year 2022-23? So the correct answer of this question, हाँ जी स्टूडेंट्स, सही उत्तर है दीनदयाल पोर्ट। अभी न्यूज में रहा है दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह। क्या कारण है इसके पीछे जानते हैं। कांडला पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। कांडला पोर्ट क्यों फेमस है? गुजरात, जो रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र है गुजरात का, ठीक है जी, उससे सटा हुआ ये पोर्ट है। कांडला पोर्ट कंसीडर द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ गुजरात। ऑलराइट, रन ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात का, वहां पे लोकेट है। गांधी धाम सिटी है यहां पे, वहीं उसी के किनारे ये है। तो अभी इसी कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीन दयाल पोर्ट रखा गया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये दीन दयाल शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्या कोई पर्सनालिटी है, किस बात के लिए वो फेमस है? कमेंट बॉक्स में ये सवाल आपसे है, जरूर बताइए स्टूडेंट। हालांकि इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, कंस्ट्रक्ट इसको 1950 में किया गया था, बट नाउ द नेम हैज बीन चेंज और नई जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, नवीनीकरण इसका बेसिकली किया गया है, रिनोवेशन इसका कंप्लीट हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, चीफ सी पोर्ट्स है ये वेस्टर्न घाट्स का, वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड वन ऑफ द फेमस पोर्ट। तो अभी जो है दीनदयाल पोर्ट कांडला रिसीव द अवार्ड फॉर द बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इसको 2022-23 का अवार्ड दिया गया है। हैंडलिंग द हाईएस्ट कार्गो ऑफ 137.56 MMT, हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो कार्गो हैंडलिंग का काम है वो दीनदयाल पोर्ट कांडला द्वारा ही किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए शांति निकेतन की सिफारिश की है? Which international advisory body has recommended Shanti Niketan for inclusion in the UNESCO World Heritage List? UNESCO World Heritage Center, International Council on Monuments and Sites, Union Culture University, Archaeological Survey of India. Archaeological Survey of India. Which international advisory body has recommended Shanti Niketan for inclusion in the UNESCO World Heritage List? हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर करेंगे इस सवाल का भी। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से संबंधित। कमेंट बॉक्स में एक और सवाल का आंसर करिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया, व्हाट इज द नंबर? काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो काइंडली रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए शांति निकेतन की सिफारिश की है? शांति निकेतन एक और बात के लिए फेमस है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली शेयर। ऑप्शन बी यहां पर है स्टूडेंट, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स।
ठीक है जी, ICOMOS है ना, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो संस्था है ये आपकी यूनेस्को, इट्स एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, और पर्टिकुलर जो आपका कंजर्वेशन ऑफ द साइट्स हो रहा है कि नहीं, सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं, ये मॉनिटर करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इसकी स्थापना 1965 में वारसा में की गई थी एज द वेनिस चार्टर ऑफ 1964। करंट के हेडक्वार्टर की बात करें, पेरिस फ्रांस में इसका करंट का हेडक्वार्टर है। तो अभी स्टूडेंट्स शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना चाहिए, यह बात करी गई है। इंडिया यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने यह कहा है, यह जानकारी दी है और रिकमेंड भी किया है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया यहां पर एक बहुत फेमस सेंटर है जिसका नाम है विश्व भारती। ऑलराइट, सेंचुरी अगो है ये, और इसको लिविंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा है। ठीक है जी, तो शांति निकेतन आल्सो फेमस फॉर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। चले बाकी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। विच कंट्री हैज रिटर्न्ड टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स? इजराइल, ईरान, सीरिया, यूएई। कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है? इजराइल, ईरान, सीरिया, यूएई। अरब लीग की बात हो रही है स्टूडेंट्स, अ प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ वेस्ट एशिया, OIC, अरब लीग, पढ़ा होगा आपने। क्या आंसर होगा स्टूडेंट सवाल का? क्विकली रिस्पॉन्ड। अरब लीग से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सीरिया। अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें अरब लीग की, तो 22 मार्च 1945 में कायरो, इजिप्ट में इसकी स्थापना हुई थी, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप है आपके मिडिल ईस्ट नेशंस का। करंटली इसमें 22 देश शामिल हैं, जिसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी शामिल है, लाइक सूडान, अल्जीरिया, लीबिया। ऑलराइट, तो लार्जेस्ट कंट्री इन वेस्टर्न एशिया जो सऊदी अरेबिया है वो भी इसका हिस्सा है। हालांकि अरब लीग जो है, मेंबर स्टेट हैव एग्रीड टू रीइंस्टेट सीरियाज मेंबरशिप, अभी किया है आफ्टर इट्स सस्पेंशन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल का पहले सस्पेंशन भी किया गया था। द कंट्री वॉज सस्पेंड फ्रॉम द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग इन 2011 ड्यू टू डमैकसस का जो एक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से इसको सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसको शामिल किया गया है। चलिए, सीरिया के लिए अच्छा है, जो हालात अभी सीरिया के हैं बहुत बेहतर नहीं है। टेररिज्म का हब बन गया। एक समय था दैट व्हेन सीरिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ आपके मिडिल ईस्ट नेशंस, बट नाउ वी कैन सी जब सीरिया की बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इलीगल जो ड्रग सप्लाइंग होती है उसका हब भी ग्लोबल हब बन चुका है सीरिया। ऑलराइट, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ नाउ। क्वेश्चन नंबर 8, the FSDC has set up subcommittees to focus on specific issues. Currently there are dash subcommittees 1, 2, 3 और 4। FSDC ने विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपसमितियों का गठन किया है। वर्तमान में डैश उपसमितियां हैं 1, 2, 3 और 4। तो काइंडली रिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, FSDC क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, और कितनी उपसमितियां इसका हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मींस 3, इसकी 3 उपसमितियां हैं। अब ये FSDC है क्या? तो फाइनेंस, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि अपेक्स लेवल की बॉडी है जिसको भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्य कारण इसको बनाने का यह था, इट इज बेसिकली एक्ट एज अ सुपर रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है जी, और ये पहली दफा जब फंक्शनिंग इसकी हुई थी 2008 में, तो उस समय रघुराम राजन कमेटी के तहत इसका गठन किया गया था FSDC। तो अभी करंट में क्यों रही है ये? FSDC ने सेटअप की है 3 सब कमेटीज टू फोकस ऑन स्पेसिफिक इश्यूज, जैसे आपका फाइनेंशियल मार्केट है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी को बढ़ाना।
इन सभी के लिए ये 3 सब जो है कमिटीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा बनाई गई है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। विच कंपनी हैज टेकन ओवर एज द ग्लोबल स्पॉन्सर फॉर ICC एज ऑफ May 2023? वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपया। किस कंपनी ने ICC के लिए वैश्विक प्रायोजक के रूप में पदभार संभाला है? तो उत्तर देंगे स्टूडेंट आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब आपकी स्क्रीन पे है। किस कंपनी ने ICC के लिए वैश्विक प्रायोजक के रूप में पदभार संभाला है? तो जो सही आंसर है इस सवाल का वो है ऑप्शन बी, मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड जो है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। इट्स सेकंड लार्जेस्ट पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम कॉर्पोरेशन, दुनिया का सबसे बड़ा ये सेकंड लार्जेस्ट है। कमेंट बॉक्स में एक और सवाल आप बताएंगे आंसर, भाई पहला कौन है? पहले का आंसर आपको करना है, सेकंड तो है मास्टरकार्ड। ऑलराइट, तो बताएंगे जरूर ये। तो अभी जो है न्यूज में रहा है इसका, इट्स हेडक्वार्टर आर इन परचेज न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। खबरों में रहा है मास्टरकार्ड हैज टेकन ओवर एज द ग्लोबल स्पॉन्सर फॉर ICC। ग्लोबल स्पॉन्सर ICC से ली है, रिप्लेसिंग भारत पे। इससे पहले भारत पे था एक्टिव जून 2001 से जून 2021 से लेकर जून 2023 तक। तो अब भारत पे को रिप्लेस किया है मास्टरकार्ड ने। ऑलराइट, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और सेकंड लार्जेस्ट ये पेमेंट प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन है। चले बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। बैरोनेस ट्रोगोलोडाइटिका which was seen in the news is located in which country? इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और USA। समाचारों में रहा बैरोनेस ट्रोगोलाइडिका किस देश से संबंध रखता है? उत्तर देंगे सुना आप, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और USA। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर देंगे सुना आप सभी इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 10। तो सही उत्तर जो है स्टूडेंट इस सवाल का, अभी न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। सो इट्स एंशिएंट सी पोर्ट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न शोर ऑफ द रेड सी इन इजिप्ट। ये एंशिएंट आपका सी पोर्ट है जो कि जिसका संबंध इजिप्ट से है और अभी न्यूज में रहा है बिकॉज रिसेंटली अ क्यूरियस एंशिएंट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वाज फाउंड इन दिस सी पोर्ट। इट शोज दैट कि बुद्धिज्म जो था कहां तक स्प्रेड किया था। देखिए इजिप्ट कहां है? अफ्रीका में, ऑन द टॉप ऑफ अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रंट पे, मेडिटेरियन सी के मुहाने पे, ठीक है जी। तो वहां पे जाके स्टूडेंट हमें बुद्धा का स्टैच्यू मिलता है, रिवीलिंग हिस्टोरिकल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। ये तो बहुत बार प्रमाण मिले हैं, भारत में बहुत सी सील्स मिली हैं, इजिप्शियन सील, इजिप्ट में बहुत सी जो सील्स हैं भारत की वो मिली हैं। और ये जानकारी हमें देती हैं कि भाई समय था जब भारत के संबंध इजिप्ट थे, मतलब हमारे एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड रिलेशन रहे हैं। बट इसके माध्यम से ये पता चल रहा है क्योंकि जनरली जो हमें सील्स मिली हैं वो बताती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद का समय काल, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय काल या उसके पश्चात उनकी मूर्तियां बनी हैं। इवन इन दैट टाइम इजिप्ट एंड इंडिया हैव रिलेशंस, वेदर इट इज कल्चरल रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस, ठीक है जी। तो अभी इसकी जानकारी दी गई है एंड द डिस्कवरी वाज अनाउंस्ड बाय इजिप्टियन मिनिस्ट्री और टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज। तो बहुत बड़ी ये न्यूज है। क्या है ये? बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ सी पोर्ट। चले आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन पे है। विच कंट्री ऑर्गेनाइजेस द एनुअल फ्री लैंड कैंप फॉर इंडिजीनियस पीपल? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, USA, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए वार्षिक मुक्त भूमि शिविर आयोजित करता है? कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए वार्षिक मुक्त भूमि शिविर आयोजित करता है? उत्तर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, USA और ऑस्ट्रेलिया। फ्री लैंड कैंप फॉर इंडिजीनियस पीपल।
अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये भी। तो जो सही उत्तर है स्टूडेंट इस प्रश्न का वो है ब्राजील। ब्राजील जो है स्टूडेंट्स न्यूज में रहा है। और अकॉर्डिंग टू अभी जो है 19th एडिशन ऑफ द फ्री लैंड कैंप का एनुअल वीक लॉन्ग जो कैंपेन है उसका आयोजन किया गया ब्राजीलिया में, ब्राजीलिया कैपिटल सिटी, जो इंडिजिनियस पीपल हैं ब्राजीलिया के उनके लिए। और इस इवेंट की घोषणा ब्राजील की प्रेसिडेंट जो है लूजिस लूला डा सिल्वा, इन्होंने अनाउंसमेंट करी है और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है अराउंड 800 स्क्वायर माइल्स ऑफ इंडिजिनियस लैंड्स, ताकि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है जहां पर ये हैबिटेंट हैं, जहां पे ये लोग रहते हैं, उनको सेफ गार्ड किया जा सके। अमेजन रेन फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगातार जो है डिके वहां हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, जैसे जैसे ह्यूमन एंगेजमेंट बढ़ेगा किसी भी रीजन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जगहों से संबंधित। अगला प्रश्न है अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट अनाउंस्ड financial aid of rupees 10 lakh to discharge patients suffering from the Duchenne muscular dystrophy? It's a name of disease. Duchenne muscular dystrophy, केरला, गोवा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित रोगियों को छुट्टी देने के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? सो इट इज अ मस्कुलर डिसऑर्डर। राज्य बताएंगे आप, राज्य आपसे बेसिकली सवाल में पूछा गया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट केरला, गोवा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल? तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 12 का, वो है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो अभी रिसेंटली ही स्टूडेंट्स डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको डीएमडी भी कहा जाता है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस इसकी वजह से बढ़ती है। स्पेशली जो बॉयज हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने, ठीक है जी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा है वन टाइम फाइनेंशियल एड अराउंड रुपीज 10 लाख टू ईच डिस्चार्ज पेशेंट जो सफर कर रहा है डीएमडी से। तो अच्छी घोषणा है। ऐसी बहुत सी स्कीम्स सरकार के द्वारा लागू की गई हैं और पिछले कुछ समय आप देखेंगे उड़ीसा की तरफ से, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ सी पोर्ट्स हो, टेम्पल्स हो, या फिर हेल्थ की बात करें। हर सेक्टर में उड़ीसा गवर्नमेंट जो है बहुत आगे या बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कि सराहनीय है, होना ही चाहिए। राज्य सरकारों के ऐसे इनिशिएटिव्स हेल्पफुल रहते हैं। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट इज द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव। डीएमडी जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस को बढ़ावा देता है ये। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड्स फॉर चिल्ड्रन? उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो आंसर दीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 13, which is the first state to provide digital health cards for children? हाँ जी, न्यूज़पेपर जो स्टूडेंट्स डेली पढ़ते हैं उनको जरूर आइडिया रहा होगा, क्योंकि देखिए तभी मैं कहता हूं ना, मेक द हैबिट और build the habit to read newspaper every day, because we are living in the world of information and it is not mandatory if you are appearing in a competitive exams. In journal you need to build the habit of reading newspaper. All right, so talking about question number 13 now. So उत्तर प्रदेश यहाँ का सही उत्तर होगा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम was launched recently by Urban Development Department, लखनऊ स्मार्ट सिटी। तो ये इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट का है और पहला भारत का ये पहला राज्य बना है जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइड करने की जो है स्टेप लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे और भी स्टेप्स जो हैं लिए जाने चाहिए। ना सिर्फ ये स्कीम यूपी में बल्कि पूरे भारतवर्ष के स्टेट्स में लागू होनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी
डिजिटल हेल्थ कार्ड्स का फायदा डायरेक्टली मिल सके। ऑलराइट, टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। क्वेश्चन नंबर 14, which military unit is an auxiliary organization with part-time volunteers who assist the Indian Army? Territorial Army, Friends of Army, Friends of People, Border Volunteers। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस सवाल का? क्वेश्चन नंबर 14 अब स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए। कौन सी सैन्य इकाई अंशकालिक स्वयंसेवकों के साथ एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करते हैं? टेरिटोरियल आर्मी, फ्रेंड्स ऑफ आर्मी, फ्रेंड्स ऑफ पीपल एंड बॉर्डर वॉलंटियर्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी जो है भारतीय सेना का एक इंपॉर्टेंट विंग है। इट्स अ मिलिट्री यूनिट ऑफ इंडिया एंड इज एन ऑक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन विद पार्ट टाइम वॉलंटियर्स जो आपकी प्रोवाइड करती हैं असिस्टेंट टू द इंडियन आर्मी। तो अभी रिसेंटली ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है द पोस्टिंग ऑफ विमेन ऑफिसर्स ऑफ द टीए विद इंजीनियर रेजिमेंट्स अलोंग द एलओसी एंड एज स्टाफ ऑफिसर्स एट टीए ग्रुप हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, न्यू दिल्ली। ऑलराइट, तो ये परमिशन दी गई है कि अब जो है विमेन ऑफिसर जो है टीए की, स्पेशली इंजीनियर रेजिमेंट्स की, इनकी पोस्टिंग भी जो है एलओसी के नियर बाय होगी। तो इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है ये डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। चलिए अब बढ़ेंगे हम आज की संध्या के अंतिम प्रश्न की तरफ। सो दिस क्वेश्चन इज, आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑल इंडिया रेडियो, ट्राई, IAMAI, GMAGC। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट? आकाशवाणी किस संस्था का स्थायी नाम होगा? आकाशवाणी। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर देंगे स्टूडेंट आप? बहुत ही सरल प्रश्न है ये वैसे। तो सही उत्तर होगा स्टूडेंट इस प्रश्न का, इस सवाल का, ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो जो है स्टूडेंट, ये अब से ऑफिशियल, इसका ऑफिशियल नाम जो है आकाशवाणी का, ठीक है जी, रहेगा। और इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस दैट द पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑल इंडिया रेडियो विल बी एक्सक्लूसिवली रेफर टू एज आकाशवाणी। अभी तक हम ऑल इंडिया रेडियो ही कहते रहे हैं, लेकिन अब इसको हम जानेंगे आकाशवाणी के नाम से ही। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1936 और प्रसार भारती, दूरदर्शन और इंडियन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं ऑल इंडिया रेडियो ने। एक समय था, रेडियो का जमाना था, लोगों के जीवन में रेडियो की बहुत ज्यादा एक अहमियत थी। अब शायद वो अहमियत बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इट्स अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सिग्निफिकेंस तो है। तो अब से जो है स्टूडेंट नाम बदल दिया गया है। और साथ ही साथ, और शुरुआत की बात करें तो इतना नेटवर्क नहीं था, पर धीरे 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 जो था बहुत ज्यादा इसका नेटवर्क बढ़ा। एक समय था स्टूडेंट, देखिए 92% जो पॉपुलेशन है ना भारत की, वो रेडियोस का इस्तेमाल किया करती थी। देयर वाज अ टाइम। हालांकि अब तो सिमट के बहुत कम रह गई हैं, बिकॉज दे आर अदर मोड ऑफ अम्यूजमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अस। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग एंड हियर वी विल क्लोज द सेशन। एट द एंड ऑफ द सेशन, स्मॉल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, हमारे इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम लिंक आपकी स्क्रीन पे हैं। इनको जरूर ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स, बिकॉज द पीडीएफ्स of these sessions are only available on our telegram channel। और साथ में if you are facing any kind issue, any kind of problem by purchasing of our courses, तो आप हमें हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी समस्या हो तो उसका हम निपटारा कर सकें। सो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। एंड माफी चाहेंगे, आज का लाइव सेशन आपका तो नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सेशन मिस होगा। करंट अफेयर कभी भी आपका सेशन मिस नहीं करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि डेली, प्रतिदिन आप करंट अफेयर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए और सही दिशा में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, ताकि हर हिमाचल के एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच अटेंडिंग दिस सेशन ऑफ अस।